नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात खनन माफिया की। हरियाणा के नूंह में खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को डंपर से कुचलकर मार डाला। वे अवैध खनन रोकने गए थे। राज्य सरकार कह रही है कि सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए हैं। यहां के एसपी वरुण सिंगला पर भी रेत माफिया पहले हमला कर चुका है। तो रेत माफिया अवैध खनन पर काबू पाना राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं। आज की हत्या उस फहरिस्त में जुड़ गई है जो रेत माफिया को चुनौती देते हैं। मध्य प्रदेश में मार्च 2012 में एक आईपीएस अधिकारी नरेंद्र सिंह को मुरैना जिले में रेत माफिया ने मार डाला था। नरेंद्र सिंह एक साहसी अधिकारी थे जिन्होंने अवैध खनन के कई ट्रक पकड़े थे और उस दिन भी वे ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने जाकर खड़े हो गए थे जब वो अवैध सामान से भरी हुई थी, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं। इस मामले के बाद से पुलिस विभाग में खलबली मच गई थी क्योंकि पहली बार बड़े स्तर के एक अधिकारी को मारा गया था। 2021 में जून में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना में ही जिले में साफा पहने मुंह छिपाए 100 लोगों ने वन अधिकारी श्रद्धा पंडरे को पर हमला किया था क्योंकि उन्होंने अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ ली थी। श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मदद नहीं की थी, जबकि पुलिस स्टेशन बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। बहरहाल आज फिर हरियाणा के नूंह का मामला सामने आया है जो बहुत जिस तरह से कई सवाल खड़े करता है। और हमारे साथ इस समय दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के भतीजे दिनेश बिश्नोई मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहादुर थे सुरेंद्र बिश्नोई, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। बहुत दुखद खबर है ये। क्या पता लगा है आप लोगों को अब तक? मैम हमें सुबह जब फ़ोन आया परिवार से और सब जगह से, फ़ोन में यही था कि ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया है एंड इनको हॉस्पिटल ले आया गया है। जब हम वहाँ से चल के गुड़गांव से आए, आई एम पोस्टेड इन गुड़गांव, वहाँ से मैं आया तो ऑन द वे आई गॉट दिस मैसेज दैट इज़ नो मोर। एंड यहाँ आकर जब हमने जो लोग वहाँ पे मौके पे थे या साथी थे या जो यहाँ आए साथ लेके आए, उनसे यही पता लगा कि ही वॉज रन ओवर बाय अ डंपर ट्रक। देयर वाज सम इलीगल माइनिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन। जी, अवैध खनन का कुछ कार्रवाई चल रही थी जिसकी इनको शायद सूचना मिली होगी एंड उसी को रोकने के लिए छापामारी में ये गए और वहाँ पर पुलिस ने जो है इनका तो पुलिस में इनके साथ में इनके गनमैन थे, ड्राइवर थे, रीडर थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है मैडम कि सिर्फ इन्हीं को क्यों कोई चोट लगी, इन्हीं पे कुछ क्यों ऐसी घटना हुई? जी, मेरा सवाल अब यही था आपसे कि उनके साथ लोग थे, आप कह रहे हैं गनमैन भी थे, क्या उनमें से भी कोई और घायल हुआ है? क्या पता लगा है इस बारे में? जितनी हमें अभी तक जानकारी है, क्योंकि मैं भी कहीं और से आया था, मुझे डायरेक्ट सोर्स यहाँ नहीं मिला कोई, लेकिन जितनी जानकारी मिली है सिर्फ यही इंजर्ड हुए थे एंड ही वाज ऑन द स्पॉट डेड जब वहाँ पे घटना हुई है। साथ में किसी और के हताहत होने की या घायल होने की कोई हमारे पास जानकारी नहीं है मैडम। क्या उनको पहले कभी धमकी मिली थी रेत माफिया से? क्या उन्होंने घर में कभी कुछ इस तरह की बात या संकेत दिया? नहीं मैम, ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो हमेशा अपना ऑफिस का काम और पर्सनल लाइफ बड़ी बैलेंस रखते थे वो, और अपने काम में कभी कोई कोताही नहीं उन्होंने बरती एंड हमेशा कानून के हिसाब से काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसा कोई थ्रेट या ऐसी कोई धमकी का मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, उनके सामने अगर कभी कोई अन्याय हो रहा हो या कोई गलत काम हो रहा हो तो उसका हमेशा वो खंडन करते थे और उसको हमेशा रोकने की का काम करते थे। जो एसपी हैं वरुण सिंगला नूंह के, अभी उन पर भी बताया जा रहा है कि हमला हो चुका है। क्या फिर वो अलर्ट लेवल कम था? मैम, ये तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो अपने जनता की सेवा करे, साथ में साथ अपने ऑफिसर्स को भी सेफ रखे। अगर ऐसी पहले घटना हो चुकी थी तो जब वो रेकी पे गए या वो चेकिंग पे गए, उनके साथ और आदमी भेजने चाहिए थे ताकि पूरा घेराव करके तरीके से उसको कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। अकेले उनको ऐसे भेजना करना, इसमें जरूर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए मैडम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल। पुलिस क्या कह रही है?
मैम पुलिस ने तो अभी तक हमसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की है। जितना आपको बताया कि जब मौके पे इन्होंने कोई गाड़ी रोकी, डंपर जो इलीगल माइन कर रहा था, डंपर रोकने पे जब उसने देखा कि पुलिस में सीनियर अफसर है तो उसने भगाने की कोशिश की और भगाने की कोशिश में उसने जानबूझ के इन पे गाड़ी चढ़ाई है। मैडम जी, सरकार की तरफ से आप लोगों से, परिवार से बात की गई है अब तक? मैम हमारे परिवार के पास फ़ोन आ रहे हैं लगातार सरकार के, लेकिन अब अभी इस टाइम हम खुद एकदम बड़े शौक में हैं, हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। मैडम जी, आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत दुखद खबर है जिस तरह से हमारे जाबाज अधिकारी जो होते हैं इस तरह से रेत माफियाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं जो नूह में इस समय हैं। मुकेश, क्या और इस मामले में डिटेल मिल रही है? देखिए, इस वक्त मैं तावड़ू थाने में हूं और जो सुरेंद्र सिंह बिश्नोई थे उनकी पोस्टिंग यहीं पर थी, यहीं के वो डीएसपी थे। अभी तक की जानकारी के हिसाब से उनको आज सुबह ये जानकारी मिली कि जो पचगावा गांव है, यहाँ से करीब पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर दूर, पचगावा गांव में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कुछ लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और इसके बाद उनके जो गनर हैं, उनके रीडर हैं और साथ में उनका ड्राइवर है, ये कुल 4 लोग वहाँ पर गए। और जब वहाँ पर ये पहुँचे तो कुछ डंपरों में वहाँ पर जो पत्थर थे अरावली के, वो काट कर तोड़कर भरे जा रहे थे। उन्होंने जब जैसे ही डंपर वालों ने देखा तो उन्होंने डंपर भगाने की कोशिश की। इस पर जो डीएसपी थे वो उन्होंने काफ़ी दूर से इशारा किया कि डंपर को रोक दिया जाए। डंपर का जो चालक था उसने डंपर को रोका भी और ऐसा लगा कि शायद डंपर रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई नज़दीक पहुँचे, डंपर वाले ने जो डंपर था वो तेज़ी से उनके ऊपर चढ़ा दिया और वो पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हुई। उसके बाद जो डंपर में पत्थर भरे हुए थे, उन पत्थरों को फेंकता हुआ डंपर आगे निकल गया और आगे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आगे वो भाग गया। डंपर में चूंकि जैक होता है तो आप पत्थरों को कभी भी आप उनको फेंक सकते हैं। तो ड्राइवर ने जो पत्थर भरे हुए थे उन पत्थरों को इसलिए फेंका कि यहाँ से भागने में आसानी रहेगी, क्योंकि डंपर जब खाली हो जाएगा तो भागने में आसानी होती है। तो वहाँ से वो पत्थर फेंकते हुए आगे निकल गया। अभी इस मामले में कुछ देर पहले जो यहाँ की लोकल पुलिस है और जो सीआईए है, उसने इस मामले में जो एक आरोपी है जो डंपर का क्लीनर है, उसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके गोली लगी है, वो घायल हो गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है डंपर चालक, उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके साथ में जो लोग माइनिंग करवाते हैं, जो माइनिंग करते हैं, वो कौन लोग हैं, क्योंकि यहाँ लोकल लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माइनिंग पर पाबंदी लगा रखी है 2002 से। उसके बाद भी यहाँ पर लगातार माइनिंग चल रही है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन माइनिंग माफिया हर सरकार के साथ साठगांठ रखते हैं, लोकल पुलिस से साठगांठ रखते हैं और माइनिंग को अंजाम देते रहते हैं। तो यहाँ पर माइनिंग होती रहती है और पुलिस समय समय पर रेड भी करती है, लेकिन माइनिंग बंद नहीं होती है। तो लोकल लोगों का कहना यह है कि जो माइनिंग माफिया हैं, इनका एक बड़ा ग्रुप है, आसपास के बहुत सारे गांव हैं, वहाँ पर ये रहते हैं और ये लगातार इस तरह की माइनिंग को अंजाम देते रहते हैं। फिलहाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सुरेंद्र बिश्नोई हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। परिवार के एक शख्स को नौकरी देने की बात कही है और इस मामले में जो डीजीपी हैं उससे कहा गया है कि वो मौके पर जाएं और पूरे मामले की जांच करें। तो हरियाणा के डीजीपी यहां पर पहुंच रहे हैं जो पूरे मामले की जांच करेंगे और बाकी जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अब तक बाकी जो आरोपी हैं उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अगर मैं माइनिंग के मामलों की बात करूं तो 2014 से लेकर 2021 तक हरियाणा में माइनिंग के 21,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी की भी हो, माइनिंग लगातार यहाँ पर चलती रहती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम आप जानकारियाँ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मुकेश सिंह सेंगर की। कितनी ये जो रेत माफिया की जड़ें कितनी मजबूत हैं राज्य में, ये अपने आप में साफ है और कई राज्यों में ये तरह की हमें ये मुश्किल देखने को मिलती है और हमारे जाबाज अधिकारी इस तरह से भेंट चढ़ जाते हैं। और देश की बात में अगली खबर हम बता दें, सीबीआई ने एक बड़े नीट घोटाले का पता लगाया है। सूत्रों के मुताबिक कई उम्मीदवारों ने सीट के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में ये घोटाला जारी है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ हैं। नीता, वाकई बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल निधि, ये सीबीआई का ये दावा है कि ये पहली बार है कि जो सॉल्वर्स यानी जो एग्जाम में बैठ रहे थे और जो परीक्षा लिख रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई ये भी कह रही है कि ये इंटरस्टेट रैकेट है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा के लोग, जो अभी शुरुआती जांच है, इन राज्यों में से लोग शामिल होने की आशंका है। मिडिलमैन हो सकते हैं, सॉल्वर्स हो सकते हैं। जहां तक मेन जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो दिल्ली का बताया जा रहा है, सुशील रंजन। ये शख्स है जिसने सफदरजंग अस्पताल से डॉक्टरी की थी और ये जो गौतम नगर है एम्स के पीछे वहां रहता था। दरअसल यही वो शख्स है जो मिडिलमैन के संपर्क में भी आता था और बच्चों के भी संपर्क में आता था और पूरा का पूरा खेल जो है वो ये चलाता था, ऐसा सीबीआई का दावा है। सीबीआई की एफआईआर में 11 लोगों के नाम जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अभी सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 6 जो हैं वो सॉल्वर्स हैं। यानी अगर आपको नीट की सीट में अगर आपको एक गारंटीड सीट चाहिए, अभी तक की ये जांच में आया है कि आपको 20 लाख रुपए जो है वो खर्च करने होंगे और जिसमें से 4 से 5 लाख रुपया जो है वो ईच सॉल्वर जो यानी जो परीक्षा में बैठता था उसको दिए जाते थे और बाकी का जो पैसा था वो बाकी लोग जो है आपस में मिलकर बांट लेते थे। जहां तक मोडस ऑपरेंडी का सवाल है, सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक ये कहती है कि ये लोग जो हैं यूजर आईडी और साथ में पासवर्ड जो हैं उस बच्चे का ले लेते थे और उसे लॉगिन करते थे। लॉगिन करने के बाद जो आइडेंटिटी कार्ड है उसे मॉर्फ कर लेते थे और फिर परीक्षा में खुद बैठने जाते थे। तो ये एक रैकेट जो है, ये एक मॉड्यूल जो है अभी सीबीआई ने पकड़ा है। सीबीआई ये भी गुजारिश कर रही है लोगों से कि अगर आप भी किसी शख्स से या किसी इस तरह के फोन नंबर अगर आपको इस तरह का कोई आया हो या फोन के जरिए संपर्क किया हो या आपको जानकारी हो तो आप सीबीआई के पास आए। आपकी कंप्लेंट जो है वो अनोनिमस रहेगी और जो सीबीआई है वो उस मामले की भी जांच करेगी। सीबीआई ये भी कह रही है कि अभी तक जो है ये बातें सामने आई हैं, अब आने वाले समय में जो है वो उन बच्चों से भी पूछताछ करेगी, उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिर कितना पैसा एक एक सीट के लिए ये लोग जो हैं वो लिया करते थे। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। और बहुत बड़ा रैकेट है जो सीबीआई ने ये सामने रखा है कि एक सीट की कीमत 20 लाख रुपए और सॉल्वर को उसमें मिलते थे 5 से 6 लाख। वाकई में बहुत गंभीर विषय है ये। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात हम अपने किसान मोर्चा की करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और जीरो बजट खेती को लेकर आखिरकार 8 महीने बाद भारत सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, लेकिन इस कमेटी के सदस्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी का जिक्र न होने के चलते संयुक्त किसान मोर्चे ने इस कमेटी से बाहर रहने का फैसला लिया है। क्या सरकार और संयुक्त मोर्चा किसानों पर फिर से आमने सामने है? देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की बनाई एमएसपी कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। मोर्चे के मुताबिक इसमें ना एमएसपी पर कानून बनाने का जिक्र है और ना ही संतुलन। कल उस कमेटी की घोषणा की है और उस कमेटी में वे अधिकारी रखे गए हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों का समर्थन किया, उनका ड्राफ्ट किया। वही ज्यादातर लोग उन कमेटी में रखे गए हैं। तो संयुक्त मोर्चे का पूर्ण रूप से निर्णय है कि हम अपनी तरफ से इन कमेटी में कोई मेंबर नहीं भेजेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 3 जुलाई की बैठक में हमें मैंडेट दिया गया था और उस पे काम करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑफिशियली तय किया है कि हम इस कमेटी में नहीं जाएंगे, हम इसे खारिज करते हैं, हम इसका बायकॉट करते हैं। सोमवार देर शाम को भारत सरकार ने इस कमेटी के गठन का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चे के 3 प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही, लेकिन किसान संघर्ष समिति के ज्यादातर धड़ों को इस कमेटी के कई बातों पर आपत्ति है। मसलन 3 कृषि कानून बनाने वाले सेक्रेटरी संजय अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया। समिति के गठन के नोटिफिकेशन में एमएसपी को कानूनी अधिकार देने का जिक्र नहीं है। कमेटी में शामिल ज्यादातर लोग सरकार के हैं या उनके पक्ष में रहने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से केवल 3 नाम मांगे गए हैं। इस कमेटी में बहुमत के आधार पर फैसला लेते वक्त सरकार की तरफ सदस्यों का झुकाव रहेगा। उधर बीजेपी समर्थित भारतीय किसान संघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसमें घोषणा की थी कि हम ऐसी एक समिति बनाएंगे और उसमें ये सारी बातें आएंगी और उसमें हम विचार करेंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस के हिसाब से उन्होंने कमेटी बनाई
और अब उसकी कानूनी कैसा क्या करना है, अभी तो ये कल ही इसकी घोषणा हुई है, अभी तो हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इस दिशा में कम से कम सरकार ने कदम बढ़ाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि इस कमेटी में पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं है। दुख दी गल है कि जेडी कमेटी अज बनाई गई है उस कमेटी चो पंजाब नू बाहर रखा गया है। फूड बोल ऑफ इंडिया कहलाने वाला साडा पंजाब एमएसपी कमेटी तो बाहर रखा गया है। सरकार ने एक बार फिर से अपना पंजाब विरोधी चेहरा दिखा देता है। यूपी चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बीते नवंबर में तीनों कृषि कानून वापस लिए, तभी एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही थी। अब कमेटी बनी है तो फिर से संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा 31 जुलाई को देश भर में सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और इसी मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को घेरने की लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। शायद इसी के चलते 8 महीने बाद सरकार को एमएसपी पर कमेटी बनाने की याद आई। देखना यह है कि सरकार कैसे इन नाराज किसान संगठनों को मनाती है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे लखनऊ के लुलु मॉल पर मामले में 4 लोग हो गए हैं गिरफ्तार। देश की बात में खबर अब है बात उत्तर प्रदेश की। लखनऊ पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी 4 कथित आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मॉल को लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 11 आरोपियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। चारों युवक लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले हैं। बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं हर रोज कोई नया संगठन या धर्मगुरु मॉल के अंदर जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करके मामला फिर बढ़ा देता है। मंगलवार को अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के बयान देना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करने वाले गुमराहियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं। मॉल में आने जाने वाले लोगों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। प्रार्थना या अन्य कार्यक्रम आयोजित कर यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है एक मुसलमान, तो यह अफवाह फैला दी गई कि लुलु मॉल में काम करने वाले 80% कर्मचारी मुसलमान हैं। सोचिए कि जिसने देश का सबसे बड़ा मॉल बनाया लखनऊ में, उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज देकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं गलत है, यहाँ 80% मुसलमान नहीं 80% से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, बड़ा मॉल बना है उसकी बात होनी चाहिए, वहां पर
चर्चा है वो हिंदू मुसलमान से जुड़े विवाद को लेकर के होती रहती है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में, दिल्ली में मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5.5 लाख बच्चे असमंजस में हैं। स्कूल खुले महीनों हो गए लेकिन उन्हें सरकारी साइकिल नहीं मिली है। कुछ जिलों में सरकार पायलट के तहत साइकिल खरीदने के वाउचर देने वाली थी, तो कुछ जिलों में प्रशासन रेट के फेर में अटका है। एक रिपोर्ट। ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग है, मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा। वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई रुपया जारी होगा वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय के शासकीय हाई स्कूल के बच्चों को मामा जी से न तो वाउचर मिला न साइकिल। 45 बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से पढ़ने आते हैं और सरकारी साइकिल मिलने की पात्रता रखते हैं। शराफत 26 किलोमीटर दूर बरडा बरखेड़ा गांव से पहले मेन रोड पर आने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिर बस या किसी सहारे के 20 किलोमीटर का फासला तय कर स्कूल पहुंचते हैं। ख्वाब पुलिस में भर्ती का है लेकिन सफर आसान नहीं। यहाँ से 26 किलोमीटर बरडा बरखेड़ा दूर है और मैं 6 किलोमीटर दूर यहाँ से कटन तक पहुँचता हूँ पैदल। हमको बहुत दिक्कत आती है चलने में और कोई साधन भी नहीं मिलता है। कभी कभी हम आज भी जाते तो कोई साधन नहीं मिलता है और हमारी ऐसे पढ़ाई छूटती है। शराफत के गांव से ही एक ही परिवार के 5 भाई इस तरह का संघर्ष करते हुए तालीम की मीनार पर परचम लहराने का सपना देख रहे हैं। क्लास छूट जाती है, हमारे दो चार पीरियड छूट जाते हैं, हमारी पढ़ाई तो छूट जाती है, हमें साइकिल चाहिए। संदीप के हाथों में विज्ञान की किताब है, चेहरे पर डॉक्टर बनने की उम्मीद और आंखों में सरकारी खोखलेपन की धुंध। ये भी 5 किलोमीटर पैदल और बाकी की सड़क किसी वाहन के भरोसे तय करते हैं। सरकारी योजना में आई उनके हिस्से की साइकिल मिल जाए तो खुशियों का पहिया शायद चल पड़े। मैं अरनी से आता हूँ और बिहाना तक मेरे को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और बिहाना से मुझे बस मिलती है और उसके बाद मैं स्कूल में आता हूँ और थके पके थोड़े बहुत याद करता हूँ और छुट्टी हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे एक साइकिल दी जाए। मेरा गांव यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है स्कूल और मैं यहाँ से जाता हूँ तो बिहाना से मेरे को पैदल चलना पड़ता है। फिर बारिश आती है तो मुझे कोई पेड़ की छाँव लेनी पड़ती है। मैं बीमार हो जाता हूँ, फिर पढ़ाई छूट जाती है, कोई टाइम पे क्लास छूट जाती है, पीरियड छूट जाते हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि मुझे एक साइकिल दी जाए और मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनूं। जिम्मेदार मानते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से साइकिल कब मिलेगी ये तय नहीं, तब तक बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। मेरे यहाँ 12-15 गांव पोषक गांव है, आसपास के क्षेत्र के लोग बच्चे आते हैं पढ़ने 9वीं में और उनमें से 45 बच्चे वर्तमान में ऐसे बच्चे हैं जो पात्रता रखते हैं साइकिल की। अभी तक साइकिल कब मिलेगी क्या होगा ये ऐसा आदेश नहीं आया है। जैसा गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसका पालन में बच्चों को साइकिल मिलेगी ही मिलेगी। छात्र छात्राओं को साइकिल देने के लिए मध्य प्रदेश में इस बार 200 करोड़ रुपए का बजट है। एक साइकिल आमतौर पर 3,550 रुपए की आती है, लेकिन इस साल साइकिल पर 400 से 500 का अंतर आ सकता है। अब टेंडर हुए हैं लेकिन कोटेशन अब तक नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप आ गए हैं। हर वर्ष साइकिल देते हैं और इस वर्ष भी साइकिल या तो मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। अभी हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ है और जल्दी अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मिल जाएगी। और कांग्रेस तो देती, इन्हें तो बंद कर दी थी। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने बच्चों को साइकिल देना बंद कर दिया था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने शुरू किया, तो इनको इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। एक माफिया तंत्र
मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा में काम कर रहा है। वो माफिया जो खुद की कंडम साइकिलों को देने की बजाय उन्हें और कंडम कराने में लगा हुआ है कि कैसे खराब से खराब वो साइकिल स्थिति हो, वो कैसी ज्यादा खराब हो, ताकि सिर्फ पैसा उनको मिल जाए, बेटियों को और बच्चों को ना तो उनका लाभ मिले। स्पष्ट है नीति और नियत भाजपा की, पढ़ोगे और लिखने का कोई सवाल नहीं, बेरोजगार युवा कैसे बने, अशिक्षित युवा कैसे बने। जो नीतियां देश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार से चालू करी गई थी, उन सारी नीतियों को खत्म करने के लिए बीजेपी लगी है और लूट सके तो लूटे, ना एक माफिया तंत्र काम कर रहा है। स्कूल चले हम और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यही नारा देश में दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE की रिपोर्ट बताती है कि देश में 51,108 सरकारी स्कूल कम हो गए हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में 1,22,056 सरकारी स्कूल थे, जो 2020 में 99,152 हो गए, यानी 22,904 सरकारी स्कूलों की कमी। यही नहीं, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 13,78,520 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, इसमें भी सबसे ज्यादा 8वीं के बाद। 2004 में 34,268 बच्चों के लिए 1,695 रुपए में खरीदी गई साइकिल योजना 2019-20 में 3,80,532 बच्चों तक जा पहुंची, 3,376 रुपए में साइकिल खरीदी गई। ये और बात है कि हजारों साइकिलों का वितरण नहीं हुआ, वो कबाड़ में चली गईं। और कोरोना के नाम पर तो पिछले 2 सालों में वैसे भी साइकिल नहीं बटी। बड़े शहरों के लिए हो सकता है ये छोटी बात हो, लेकिन यकीन मानिए गांव और छोटे शहरों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, एक साइकिल। बच्चों की एक बड़ी प्यारी पत्रिका है साइकिल, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, ये जो हमारी साइकिल है कुछ कुछ तुम्हारी साइकिल की तरह। इसमें 2 पहिए हैं, पिछले पहिए में हवा है हमारे आसपास की, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें धुआं भी है, धूल भी, और जिसमें मोगरे की खुशबू भी है। यानी जैसा जीवन आसपास है वैसा सब कुछ। पिछले पहिए पर जोर ज्यादा पड़ता है, इसलिए हवा भी थोड़ी असली होनी चाहिए ना। अगले पहिए में भी हवा है, पर वो चिड़िया के पंखों को छूकर लौटी हवा है, उसमें उड़ान है। और गांव और कस्बाई जगहों के लिए, इन बच्चों के लिए ये साइकिल उसी उड़ान की तरह है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और आगर मालवा से जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात झारखंड से जुड़ी हुई तो हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चे की राज्यसभा की नवनियुक्त सांसद बहुआ मांझी हैं। आदिवासी क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रही हैं, हिंदी की मशहूर लेखिका भी हैं, साथ ही झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के चुनाव पर उनसे आइए बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुआ जी बात करने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, बहुत अहम है ये चुनाव, आपके विचार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे झारखंड में वो राज्यपाल रह चुकी हैं और उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। मैं झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मुझे उनके साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का अवसर मिला। मंच में हम लोग साथ साथ रहे और उनके राजभवन में भी विभिन्न कार्यक्रमों में मैं जाती रही हूँ, तो उनको बहुत करीब से मैंने देखा है। वो एक अच्छी महिला है और आदिवासी हित में भी काम करती रही हैं और हमारी पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें समर्थन दिया है और हम सभी लोगों ने उनको वोट किया है। वे आदिवासियों के विकास के लिए प्रयासरत रही हैं। जब वे झारखंड की राज्यपाल थी तो रघुवर दास की जब सरकार थी, उन्होंने कुछ ट्राइबल बिल्स पर, 2 बिल्स थे, उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था, ये कहते हुए कि मेरी कलम से कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, ये इस बात से हमारी पार्टी और हमारे वहाँ के तमाम लोग बहुत खुश थे और उसके लिए हम लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरना कोड के लिए भी लड़ रहे हैं और भी विभिन्न मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो उन सपनों को पूरा करे जो आदिवासी समाज ने देखा है, उसमें उनका सहयोग हम लोग अपेक्षा करते हैं, सहयोग की। और पूरा आदिवासी समाज पूरे देश में बहुत खुश है, हम सभी खुश हैं, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता के बाद किसी महिला
आदिवासी वो भी, उनको ये राष्ट्रपति के पद के लिए उनका नामांकन हुआ है, उनको वोट पड़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से जीतेंगी और अच्छा काम करेंगी। जी, उनकी खासियत ये भी है द्रौपदी जी कि उन्होंने राज्यपाल बनने से पहले राजनीति में सेवा भाव से कार्य किया है। 1997 में जब वो काउंसलर बनी थी, सैनिटेशन विभाग उनको दिया गया और बिना किसी हिचक के उन्होंने देखरेख में काम पूरा कराया, जिसे सराहा गया और आगे चलकर वो मंत्री भी बनी। हाँ जी, वो तो कुलपति हैं, पदेन कुलपति रही हैं रांची विश्वविद्यालय की, तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अच्छा काम रहा है और जमीन से जुड़ी हुई महिला है। लगता नहीं है कि वो इतने बड़े पद पर हैं, बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ सबसे मिलती जुलती रही हैं। तो हम सबकी अपेक्षाएं उनसे हैं, हमारी पार्टी की अपेक्षा है, पूरे झारखंड वासियों की है और आदिवासी समाज की भी अपेक्षाएं हैं। इसीलिए हमारी पार्टी ने, हमारे दिशुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें वोट देने का फैसला किया। जी महुआ, आप झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले थम नहीं रहे हैं, रोज मामले सामने आते हैं, कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन अपराध बढ़ ही रहे हैं। देखिए, हम लोग एक्चुअली संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। एक तरफ एक पीढ़ी शिक्षित होती जा रही है, 21वीं सदी में हम जरूर हैं, लेकिन उनके घर में जो माहौल है, जो पुरानी पीढ़ी है, वो अभी तक उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है बहुत जगह। तो जो बच्चे अपने परिवार में देखते हैं कि उनके पिता या पुरुष सदस्य घर के महिलाओं के साथ सम्मान से पेश नहीं आते, उनके साथ अत्याचार करते हैं, तो वो बचपन से इस तरह से जब देखते हैं तो बाहर आकर भी वो महिलाओं पर का उत्पीड़न करते हैं। और इसके लिए वो शिक्षा और वो भी क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, मुझे लगता है, और धीरे धीरे ये दूर होगा और इसके लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा। सिर्फ कानून से सब कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा निर्भया कांड के बाद इतने सारे कानून भी बने और इतना कुछ हुआ, इसके बावजूद उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है और साथ साथ महिला उत्पीड़न के पीछे, जैसे हमारे झारखंड में पहले ट्रैफिकिंग की समस्या, डायन हत्या की समस्या काफी रही थी, अभी भी बहुत सारी है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अपने राज्य में ही इतने रोजगार का सृजन कर दिया जाए और महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार से अपने ही स्टेट में जोड़ दिया जाए, ताकि वो जब कमजोर रहती है तो उन पर ज्यादा अत्याचार होता है। दलाल टाइप के लोग उनको बाहर ले जाते हैं, नौकरी का लालच देकर उनका शोषण करते हैं हर तरह से। तो इसे बंद करने के लिए जरूरी है कई चीजों की। एक तो शिक्षा, जब शिक्षित हो जाती कोई महिला, नौकरी करती है या अच्छे पदों पर रहती है और राजनीति में भी आती है, तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को ना कोई डायन कहता है, ना उनका उत्पीड़न करता है। और महिला अपने अधिकारों के लिए जब लड़ती हैं, आवाज उठाती हैं, फिर समाज भी धीरे धीरे उनका साथ देने लगता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसके लिए एजुकेशन के साथ साथ सम्मानजनक रोजगार भी अपने क्षेत्र में मिलना बहुत जरूरी है और फिर धीरे धीरे मानसिकता भी बदलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वाकई में जो डायन हत्या का आपने याद दिला दिया, ऐसे मामले थे जब वाकई में बिल्कुल दिल दहला देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद अग्निपथ जो योजना है उस पर क्या विवाद है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर अब नया विवाद पैदा हो गया है। कई दलों का सवाल है कि अग्निपथ के लिए उम्मीदवारों की जाति क्यों पूछी जा रही है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना में धर्म और जाति प्रमाण पत्र पहले से मांगा जाता रहा है, लेकिन सरकार के इस जवाब से पार्टियां संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने नया एक अंदेशा खड़ा कर दिया है कि ये मामला जाति धर्म देखकर 75% लोगों की छटनी तो नहीं होगी। आप जैसी पार्टियां भी संतुष्ट नहीं हैं। दरअसल ये सवाल यहां से शुरू हुआ है कि जब सेना में आरक्षण नहीं है तो उम्मीदवारों की जाति क्यों पूछी जा रही है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।